एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी जो कि जनसंख्या भूगोल और जनसंख्या भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर प्रश्न को देख पा रहे होंगे कि प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। तो प्रश्न दे रहा है कि जनसंख्या भूगोल के विकास की विवेचना विषय क्षेत्र के विशेष संदर्भ में कीजिए, या कहे कि जनसंख्या भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, या अथवा करके देगा कि जनसंख्या भूगोल के विकास तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या फिर जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, या फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला देगा कि जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र और दूसरा जनसंख्या भूगोल की परिभाषा। तो इन्हीं प्रश्नों के हम आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है जनसंख्या भूगोल का अर्थ। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है जनसंख्या भूगोल के अर्थ में। जनसंख्या भूगोल की उत्पत्ति मानव भूगोल से ही एक स्वतंत्र शाखा के रूप में हुई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते चलिएगा। ट्रुवार्थ एक वैज्ञानिक हैं। ट्रुवार्थ ये लिखते हैं कि एक लेख में कि ए केसेस ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी से जनसंख्या भूगोल का प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ, जिसे उन्होंने सन 1953 ईस्वी में भूगोल परिषद में प्रस्तुत किया था। इस लेख में ट्रुवार्थ महोदय ने जनसंख्या भूगोल के एक स्वतंत्र शाखा के रूप में क्या की है, मान्यता देने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। जनसंख्या भूगोल अभी भी अपने शैशव अवस्था से गुजर रहा है। यद्यपि जनसंख्या संबंधी अध्ययन मानवीय इतिहास की तरह प्राचीन है, पुराना है, लेकिन इस दिशा में आवश्यक तथ्य तथा अध्ययन की तकनीक हाल ही के वर्षों में क्या हुआ कि प्राप्त की गई है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है जनसंख्या भूगोल की परिभाषा। तो जनसंख्या अर्थ को हमने जाना। तो जनसंख्या का मतलब कि जो हमारे विश्व में या पूरी विश्व में, या कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में या फिर भारत में, इस तरीके से कितनी जनसंख्या है, मतलब लोगों की संख्या कितनी है, और वही लोगों की संख्या कितनी है इसको अध्ययन करने के लिए ही भूगोल का ज़रूरत पड़ता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या भूगोल। ठीक है, जनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या कहते हैं, जनसंख्या भूगोल। तो अभी हम नीचे हेडिंग वाइज देखेंगे। फिलहाल हम परिभाषा देख लेते हैं, जनसंख्या भूगोल की परिभाषा। देखिए, भूगोल की तरह जनसंख्या भूगोल की कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकती जो सर्वमान्य हो। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार है। तो पहले प्रोफेसर जी.टी. ट्वार्थ ने जनसंख्या भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी सतह पर जनसंख्या के वितरण में प्रादेशिक अंतर को स्पष्ट करना है। जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है जहाँ से सभी अन्य तत्वों का अवलोकन किया जाता है, जिससे वे तत्व एकाकी या सामूहिक रूप में सार्थकता व अर्थवत्ता प्राप्त करते हैं। जनसंख्या ही सभी तत्वों को फोकल बिंदु है। ठीक है। दूसरा, जॉन आई क्लार्क ये कहते हैं जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास तथा वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्थानों की प्रकृति की विभिन्नताओं से संबंधी व्याख्या करता है। तीसरा है गार्नियर महोदय जो कहते हैं कि जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनांकी तथ्यों का वर्णन करता है तथा इसके या उनके कारणों, मूलभूत विशेषताओं तथा संभाव्य परिणामों की व्याख्या करता है। उन्होंने मानव समाज के विकास तथा उसके द्वारा उपलब्ध सफलता की मात्रा को भी जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। जनसंख्या भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या भूगोल संबंधित 3 तथ्यों का अध्ययन करता है। पहला तो जनसंख्या संबंधी गुणों के स्थानिक तथा कालिक विशेषताओं का वर्णन करना। दूसरा है जनसंख्या संबंधी स्थानिक तथा कालिक दशाओं को निर्मित करने वाली प्रक्रियाएं की पहचान और विश्लेषण करना। तीसरा है कि जनसंख्या के विभिन्न स्थानिक तथा कालिक दशाओं का स्पष्टीकरण करना। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल न केवल जनसंख्या के गुणों के प्रादेशिक वो कालिक वितरण वो अंतरों का वर्णन करता है, बल्कि उनके कारण, परिणाम तथा उन प्रक्रियाओं का भी विश्लेषण करता है जो इस प्रकार के वितरण व अंतरों को जन्म देता है।
उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र। जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र की विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं है, पर इतना तो निर्वाद है कि मनुष्य उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु है। प्रोफेसर G.T. ट्वार्ट के अनुसार जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र निम्न प्रकार है। पहला तो पृथ्वी पर जनसंख्या इतिहास, दूसरा जनसंख्या की संख्या वितरण, फिर उसके घनत्व वृद्धि, कितने वृद्धि हुआ, कितने प्रवास हुए, तीसरा जनसंख्या के गुणों के प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप। इसमें आता है जैविक गुण। जैविक गुण में जैसे कि प्रजाति, लिंगानुपात, आयु संरचना, जनांकी विशेषताएं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब जनगणना होता है तब पता चलता है। और ब कैटेगरी में रखे हैं कि सांस्कृतिक गुण, तो इसमें सांस्कृतिक गुण में जैसे वैवाहिक स्थिति, कितने लोगों की शादी हो गई है, शिक्षा, कितने लोग एजुकेट है, साक्षरता, भाषा, धर्म, प्रवास, गतिशीलता, आवास, ग्रामीण, नगरीय, व्यवसायिक तथा आर्थिक स्तर, फिर और राष्ट्रीयता। स में है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का विशेष अध्ययन। इसमें जैसे कि अल्प विकसित राज्यों का, अनुसूचित जातियों व जनजातियों का, तो जब जनगणना होता है तो पता चलता है कितने लोग जो हैं, कितने इलाका ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो खासकर उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद वीवर जेलांस्की ने जनसंख्या भूगोल की घटनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें पहला है जनसंख्या की जैव व शारीरिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत प्रजाति, लिंगानुपात, आयु संरचना आदि जैव व शारीरिक विशेषताएं सम्मिलित है। मृत्यु का कारण, अपंगता, बीमारियों के प्रकोप आदि भी इसी वर्ग में आते हैं। तो जेलांस्की महोदय भी इसी तरीके से ट्वार्ट महोदय की तरह ही 3 भागों में बांटा है, जिसमें जनसंख्या की जैव व शारीरिक, जिसमें शारीरिक की बात होगी, और दूसरा है आर्थिक को लेके, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं। तो इसमें सामाजिक विशेषताएं के अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय अधिवास, गृह, व्यवसाय, कार्यस्थल, वैवाहिक स्थिति, परिवार का आकार तथा संगठन, इतिहास, जन्म स्थान, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता, नागरिकता, सैन्य स्थिति, संस्थाओं की सदस्यता आदि, ये आंकड़े सभी देशों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ये उन्हीं देशों के लिए उपलब्ध होते हैं जहां लंबे समय से जो नियमित जनगणना होती रही है और उनमें सुधार होता रहा है। इन्हें पुनः कई उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, जिससे कि अधिक विस्तृत सूचना क्या होता है कि मिलता है, प्राप्त होता है। तीसरा है कि जनसंख्या के गतिशील परिवर्तन के कारक। इन कारकों में जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास सम्मिलित है। कितने लोग जो है शहर से गांव में आके रह रहे हैं, कितने लोग गांव से शहर में जाके रह रहे हैं, तो ये सभी जनगणना जब होता है तो पता चलता है। तो प्रवास के अंतर्गत अप्रवास, बहिर्प्रवास तथा अंतः प्रवास सम्मिलित है। ये जनसंख्या की स्थिति तथा जनसंख्या में परिवर्तन लाते हैं। जनगणनाओं में जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास संबंधी आंकड़े दोषपूर्ण है, क्योंकि कभी भी जो सरकारी आंकड़े हैं वो रियल नहीं होते, थोड़ा सा या तो कम ही हो गए, नहीं तो अधिक ही हो गए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि दोषपूर्ण है या उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रवास के मात्रात्मक तथा गुणात्मक आंकड़े तथा रिपोर्ट भी सीमित उपयोग के हैं। जनसंख्या भूगोलवेत्ता अधिकतर जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास को नापने के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर के पंजीकरण की प्रणाली केवल उन्नत देशों में ही उपलब्ध है तथा इन आंकड़ों में भी दोष पाया जाता है। उसके बाद आते हैं जॉन आई क्लार्क। ये अपने पुस्तक जनसंख्या भूगोल में इसके विषय क्षेत्र के 3 भागों में, इन्होंने भी 3 भागों में बांटा है। एक तो जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, जिसमें कि वितरण आएगा, घनत्व आएगा और वृद्धि आएगा। दूसरा एक जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएं, तो इसमें आता है कि आयु, लिंग, प्रजाति, और ब आता है कि सामाजिक में वैवाहिक स्थिति, परिवार, निवास, साक्षरता, शिक्षा, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता एवं जातीय समूह। स है कि आर्थिक, इसमें उद्योग, व्यवसाय, आय स्तर, किसी का आय कितना है, उद्योग क्या क्या है, व्यवसाय क्या क्या है। तीसरा है जनसंख्या की गतिशीलता, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इस प्रकार क्लार्क महोदय ने ट्वार्ट एवं जेलांस्की के सभी महत्वपूर्ण अंशों को जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर